So today we are going to start or going to understand how to prepare the bank reconciliation statement. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है और हम किन किन कॉजेस की वजह से जो डिफरेंस हमें मिलता है एज पर बैलेंस, एज पर कैश बुक एंड बैलेंस, एज पर पासबुक के अंदर बैंक बैलेंस में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं उनके कॉजेस को भी समझा। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि कैसे बीआरएस को, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। उससे प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, आप मेंशन करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस डेट को प्रिपेयर किया गया, डेट आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जो उसका फॉर्मेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर क्रिएट किया जाता है कि किस डेट को आप इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वो डेट यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी कि किस डेट को आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्मेट जो है वो इसके दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहले जो इनिशियल फॉर्मेट हमें यूज करना है उसको समझते हैं। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, एक फॉर्मेट ये है। दूसरा फॉर्मेट है इंस्टेड ऑफ डिटेल्स एंड अमाउंट, इधर आप लिखेंगे पॉजिटिव अमाउंट प्लस अमाउंट और यहां लिखेंगे माइनस अमाउंट। तो जिस आइटम को आप प्लस करेंगे वो इस कॉलम में मेंशन होगा, जिस आइटम को आप माइनस करेंगे वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन उससे बेटर ये है कि हम डिटेल्स और अमाउंट वाला कॉलम बनाएं, जिससे हमें ट्रांजैक्शन को पढ़कर पता लगाना जरूरी है कि इनिशियल लेवल पर जब कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसमें उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले वो फाइंड आउट करें, उसके बाद हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब सवाल उठता है कि बैंक रिकंसिलिएशन को स्टेटमेंट को जब भी प्रिपेयर किया जाएगा तो हमारे पास उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो फिर मुझे सारे आइटम्स के एडजस्टमेंट करने के बाद, बीआरएस प्रिपेयर करने के बाद जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, जो फाइनल फिगर मुझे मिलेगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। सेकेंड मेथड ये कहता है कि इफ इन केस बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड आउट करेंगे आफ्टर डीलिंग विद द एडजस्टमेंट्स और आफ्टर डीलिंग विद द आइटम्स व्हिच कॉजेस द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो वो आप दो मेथड है, बट मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, चाहे मेथड यहां पर दो है लेकिन कंसेप्ट हमारा एक रहेगा। एक ही कंसेप्ट आपको हर मेथड पर फॉलो करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको जज करना है कि whether the respective item is to be added or to be deducted from that particular given balance। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको बहुत सारे कॉजेस बताए, मैं एक एक कॉज को आपको उस कंसेप्ट के साथ सॉल्व करके बताऊंगा कि उस रेस्पेक्टिव कॉज को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में हम कैसे डील करेंगे। उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर। तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उनमें हर ट्रांजैक्शन को आपको सुनना है, समझना है और अंडरस्टैंड ये करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर अमाउंट और विच अमाउंट इज टू बी एडेड और टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट गिवन बैलेंस। उसे समझने के लिए मैं आपके सामने वो सारे कॉजेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, चेक से बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इस तरह के हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े, वो कॉजेस पढ़े। उन सब कॉजेस को हम यहाँ पर डील करेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो हम अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में जो भी बैलेंस हमें गिवन है
वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और पासबुक में फाइंड आउट करूंगा, तो जो भी आपको गिवन है उसे आप ऊपर मेंशन करेंगे, फिर आएंगे अपने एडजस्टमेंट ऐड और लेस, फिर उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हम जो वर्किंग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या वर्किंग करेंगे कि हमारी वर्किंग के अकॉर्डिंग बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है फॉर एग्जांपल, तो whatever the balance given in the question, for example the balance as per cash book is given, then at that time the amount is to be mentioned over amount column। तो आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक मेंशन करके उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम के अंदर लिखना है। अब हम बात करेंगे, अब जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा हमारे उन सारे कॉजेज जो हमें डिफरेंस पैदा करते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के अंदर, उन कॉजेज को डील करना है। तो हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऐड, आप जिन जिन को भी ऐड करेंगे उनका रेफरेंस यहाँ मेंशन करेंगे, उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट को डिटेल्स वाले कॉलम में लिखेंगे, इन सारे ऐड वालों की टोटल लगाकर आप अमाउंट वाले कॉलम में उसे लेकर जाएंगे। आफ्टर दैट जैसे ही ऐड आपने लिख लिए, फिर आएगा लेस, इसी तरह से लेस वाले का डिटेल आप यहाँ मेंशन करेंगे, फिर आप उनके अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे, जितने आइटम लेस हो रहे हैं उन सबकी टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन आएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस। फॉर एग्जांपल कोई दो आइटम आपने यहाँ लिखे, इन दोनों की टोटल आपको यहाँ लिखनी है, ठीक, ये पॉजिटिव है। फिर आपने कोई दो आइटम यहाँ लेस के लिखे, जो भी नेगेटिव होंगे उनको हम इनसाइड ब्रैकेट मेंशन करेंगे। ये दोनों नेगेटिव है, इनकी टोटल भी हमें नेगेटिव ही मिलेगी, तो ये नेगेटिव है। अब इन तीनों की टोटल आपको करनी है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, या फिर दिस प्लस दिस, बिकॉज इट इज इन ब्रैकेट, दैट मींस ये नेगेटिव फिगर है। तीनों को ऐड करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर कैश बुक है तो सॉल्यूशन आएगा पासबुक, अगर ऊपर पासबुक होता तो सॉल्यूशन आता कैश। अब आगे जाकर हम ये भी समझेंगे कि कभी कभी हमें देखने को मिलेगा कि बैंक या कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इफ इन केस अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक एज पर पासबुक, आपको अगर कहीं पर भी अनफेवरेबल बैलेंस भी वर्ड यूज आता है या नेगेटिव बैलेंस भी वर्ड यूज आता है या बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज आता है, तो इन सब का मतलब है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे बैंक का बैलेंस माइनस में है। मैं आपसे बच्चों एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपको इस सिचुएशन के अंदर भी कोई चीज को रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। मैं फिर से एक ही लाइन कहूंगा, हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या कहना चाहता है वो कंसेप्ट, उसी अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक में जाना है तो इन आइटम को प्लस करो, इन आइटम को माइनस करो तो सॉल्यूशन मिलेगा। पासबुक टू कैश बुक को सॉल्व करना है तो इसे ऐड करो, इसे लेस करो तो सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर ये भी नहीं कहूंगा कि बैलेंस एज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक का बैलेंस निकालना है या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक से कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो आपको किसे ऐड लेस करना है उसे समझो। मैं आपको किसी चीज को रटने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हमें जो भी करना है हर ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उस कंसेप्ट को दिमाग में बिठाएंगे और उसी अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एंटर करेंगे। आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है तो आपको कंसेप्ट वही रखने हैं, किसी चीज को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को कोई भी कन्वर्जन आपको लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है कि इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज इन नेगेटिव, then instead of writing this balance is in positive aspect, हम इसे क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। उस
उसके अलावा आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जैसा ऐड करते आ रहे थे वैसे ही ऐड करें, जैसे लेस, जिसे लेस करना है उसे ही लेस करें, अपने कंसेप्ट को वही दिमाग में रखें, उसी अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव ये नेगेटिव बैलेंस होगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से ये माइनस करो, अगर माइनस बड़ा है तो फाइनल सॉल्यूशन भी माइनस में मिलेगा। अगर माइनस छोटा है, टोटल ऑफ माइनस इज स्मॉलर देन टोटल ऑफ प्लस, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो ये चीज आपको मैं समझाना सिर्फ यही चाहता हूं कि चाहे फेवरेबल बैलेंस हो चाहे अनफेवरेबल बैलेंस हो, क्वेश्चन के अंदर आपको समझना ये है कि उस रेस्पेक्टिव आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक पर। आपको ये मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है। तो जहां से हम उस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं उस क्वेश्चन पर जाकर हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमें कौन से बैलेंस को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब मैं आपके सामने एक वर्किंग रखता हूं जिससे आप समझेंगे कि हम उसे कैसे डील करेंगे। नाउ अब जो हम समझेंगे वो एक एक कोज ऑफ डिफरेंस जो हमने पढ़े उनको लेकर समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो जो भी अमाउंट गिवन है, फॉर एग्जांपल मुझे अमाउंट गिवन है 10,000, ये पॉजिटिव, ठीक। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 10,000। अब हम पहली सिचुएशन को डील करते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहला कॉज बताया था वो कॉज था ड्यू टू टाइमिंग। ये टाइम डिफरेंस की वजह से हमें दो तरह की एरर देखने को मिलती थी, या दो तरह के डिफरेंस, दो तरह के कॉजेज जो हमारा डिफरेंस क्रिएट करते थे वो हमें देखने को मिलता है। पहला उसमें से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने, हमारी एक पार्टी जो हमसे पैसा मांगती है, मैंने उसे चेक इशू करके दे दिया। वो 5,000 रुपए मांगता है मुझसे, मैंने उसे चेक इशू करके दे दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी तक उसे अपने खाते में, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। जब वो उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो वो चेक क्लियर होने के लिए मेरे बैंकर के पास नहीं आया। मेरे बैंकर के पास नहीं आया तो मेरे बैंक वालों ने उसे पेमेंट नहीं किया। दैट मींस जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैंने मेरी, अब आपको क्या समझना है, आपको इस पूरा चैप्टर आपके इन दोनों हाथों के ऊपर डिपेंड है। एक हाथ, राइट हैंड को हम मानते हैं हमारी कैश बुक, लेफ्ट हैंड को हम मानते हैं हमारी पासबुक। जहां से क्वेश्चन आप शुरू करेंगे, क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, यहां पर कैश बुक से। कैश बुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ये जो कैश बुक है हमारा राइट हैंड, वो हमारा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। हम इसे फ्लक्चुएट, इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जिसे हमें फाइंड आउट करना है वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। मुझे अगर आना है तो मुझे इसके लेवल पर आना पड़ेगा, तो मुझे इस हाथ को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मुझे फाइंड आउट करना है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब मैं आपसे ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को इसी इतना ही इजी तरीके से हर कंसेप्ट को, हर डिफरेंस को हम उस वे में समझेंगे। पहला कंसेप्ट जो मैंने आपका उठाया वो है चेक मैंने इशू किया, तो जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरा पासबुक का बैलेंस है, लास्ट डेट जो मेरे पिछले महीने की है वहां तक मैंने इन दोनों को मैच करवा रखा है, बीआरएस बनाकर इन दोनों का बैलेंस मेरा मैच हो चुका है। तो आज की डेट में ये दोनों बैलेंस मेरे इक्वल है, तो मैंने इन दोनों हाथों को इक्वल रखा हुआ है। क्लियर? अब अगर जैसे ही मैं चेक किसी को इशू करूंगा तो चेक इशू करते ही उसकी एंट्री कैश बुक में कर दी जाएगी, और कैश बुक में चेक इशू होते ही कैश बुक के अंदर उसका बैंक का बैलेंस हमारी बुक में रिड्यूस कर दिया जाएगा। किसी को भी चेक इशू करूंगा तो मेरे बैंक का बैलेंस गिर जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक के अंदर जैसे ही चेक इशू किया, मैंने कैश बुक के बैलेंस को नीचे कर दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लो ये चेक 2000 का है, तो मैंने अभी मेरा बैलेंस दोनों इक्वल है,
अब मैंने चेक इशू किया, तो चेक इशू करते ही मैं उसे कैश बुक में एंटर करूंगा। हमने कैश बुक पढ़ी है, जब भी चेक इशू करते हैं तो सेम डेट पर हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो चेक इशू करते ही मैंने उसे एंटर किया, तो मेरे कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया 2000 से। ठीक, अब मैं क्वेश्चन कहां से शुरू कर रहा हूं? कैश बुक टू पासबुक। मेरे पास गिवन क्या है? कैश बुक का बैलेंस। जो गिवन होगा वही फ्लक्चुएट करेगा, जो फाइंड आउट करना है वो फिक्स रहेगा। तो ये बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा। अब मुझे गिवन क्या है? कैश बुक। ये 2000 से नीचे है, मुझे इन दोनों हाथ को बराबर लाना है, तो मुझे कितने रुपए से कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा? 2000 से। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 गिवन है, मैंने 2000 का चेक इशू किया, तो 2000 से कैश बुक का बैलेंस गिर गया। लेकिन अब मुझे पासबुक में बैलेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो इसे फिर से फ्लक्चुएट करके ऊपर करूंगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कितने से नीचे किया था? 2000 से। बराबर लाने के लिए कितने प्लस करूं? 2000। तो मैं यहां पर ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उसका अमाउंट है मान लो 2000 रुपए, वो आप यहां मेंशन करोगे। अब हम आगे आते हैं। आपने चेक डिपॉजिट किया। अगला कंसेप्ट क्या है कि हमने चेक डिपॉजिट किया। जैसे ही चेक डिपॉजिट करते हैं हम हमारे कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, जैसे कैश डिपॉजिट होगा या चेक डिपॉजिट होगा, हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया चेक जमा होते ही। लेकिन वो चेक अभी तक, जिस तारीख को मैं बीआरएस बना रहा हूं, उस तारीख तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को बराबर करना है। तो ये तो मेरा पासबुक का बैलेंस है जो मुझे नहीं पता, तो मैं इसे तो फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। जो फ्लक्चुएट होगा वो कौन होगा? जो मुझे गिवन है। गिवन क्या है? कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस को इसके बराबर लाने के लिए मैं कितने से गिराऊं? जितने रुपए का चेक डिपॉजिट कराया उतने रुपए से मुझे इसे फिर से माइनस करूंगा, तो मेरा बैलेंस बराबर आ जाएगा। मान लो 1000 का चेक था, तो आप चेक यहां लेस में लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो है 1000 का। ये लेस का आइटम है इसलिए मैंने माइनस में मेंशन किया। तीसरे डिफरेंस को समझते हैं कि अगर बैंक ने मेरे खाते में इंटरेस्ट जमा किया, बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ब्याज जमा किया, तो जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? समझना, ये मैं मेरे हाथ से ऊपर नहीं कर रहा, ये बैलेंस अभी एंट्री बैंक ने की है तो मेरे अभी दोनों बराबर थे, लेकिन बैंक में पैसा जमा हुआ जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की और पासबुक में उसकी एंट्री हो गई क्योंकि बैंक ने खुद ने जमा की है। तो मेरा कैश और पासबुक का बैलेंस अभी दोनों इक्वल नहीं है। अब मुझे इन दोनों बैलेंस को इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन क्या है? कैश बुक का बैलेंस। फ्लक्चुएट कौन होगा? कैश बुक का बैलेंस। ये तो फिक्स रहेगा। तो इस बैलेंस के बराबर लाने के लिए जितना इंटरेस्ट बैंक ने जमा किया उतना ही इंटरेस्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ऐड वाले में, ये तो हुआ फर्स्ट, सेकंड बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब है बैंक ने हमारे खाते में जमा किया, मान लो 50 रुपए। अगर यही बैलेंस नेगेटिव होता तो बैंक हमसे इंटरेस्ट जमा नहीं करता, बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता, क्योंकि ये पैसा हमने बैंक का यूज कर रखा है, ये पैसा हमारा नहीं है जो बैंक यूज कर रहा है, ये पैसा बैंक का है जो हम यूज कर रहे हैं, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जैसे ही बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक का बैलेंस पासबुक में गिर जाएगा, लेकिन इसका अंदाजा मुझे नहीं है कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया। दोनों बैलेंस को बराबर करने के लिए क्या करूंगा? कैश बुक में माइनस करूंगा। अगर ये फिगर नेगेटिव होता है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन ये फिगर पॉजिटिव है तो बैंक अभी इंटरेस्ट हमें पे करेगा। तो इसलिए मैंने बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड के टाइम पर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो कैश बुक को भी इंक्रीज करके दोनों बैलेंस इक्वल कर दिए। तो मैंने 50 से इंक्रीज किया। अगला ट्रांजैक्शन, जो अगला डिफरेंस हमने समझा, उस डिफरेंस को समझते हैं, वो है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब क्या है कि बैंक ने मेरे खाते में से चार्ज काट लिए, मान लो एसएमएस चार्ज काट लिया जिसका मुझे पता ही नहीं है, तो बैंक ने मेरे खाते में से 20 रुपए का चार्ज डिडक्ट कर लिया। जैसे ही बैंक 20 रुपए का चार्ज डिडक्ट करेगा पासबुक का बैलेंस 20 रुपए से गिर जाएगा।
लेकिन इसका मुझे अंदाजा नहीं था, तो कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक और पासबुक को बराबर करने के लिए क्या करें, कैश बुक को भी गिरा दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो रहा है, कैश बुक गिवन है, तो जो गिवन होगा वही फ्लक्चुएट करेगा, फिर याद दिला। तो इसीलिए मैंने कैश बुक और पासबुक को बराबर करने के लिए बैंक चार्जेस जितने रुपए से पासबुक में माइनस है उतने रुपए से कैश बुक में भी माइनस कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर सेकेंड लिखता हूं, बैंक चार्जेस ₹20 माइनस। अगला समझते हैं, बैंक ने मेरे कहने पर मेरे इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट, जो शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया वहां से कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, प्रॉफिट का फिगर, वो मेरे बैंक के खाते में जमा हो गया। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है कि पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए फ्लक्चुएट तो सिर्फ यही हाथ होगा, ये तो फिक्स है, इसे बराबर लाने के लिए मुझे उतने ही बैलेंस को यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। तो अब मुझे ऐड करना है बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय, मान लो वो है 100 वॉइड होगा। अगला आइटम है हमारा डायरेक्ट पेमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि आप, मैं तारीखें मुझे याद नहीं रहती, मेरे बिल की ड्यू डेट आती है हर महीने की 20 तारीख, आप ऐसा करिएगा कि मेरे अकाउंट में से 20 तारीख को मेरे बिल का पेमेंट आप करवा दीजिएगा। तो बैंक आपसे बिना पूछे आपके खाते में से पेमेंट कर देगा और आपका बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो जाता है। ऐसा हम अगर करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट पेमेंट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर बैंक ने कहीं पर भी कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा तो बैंक का बैलेंस पेमेंट करते वक्त माइनस में आ जाएगा पासबुक का। अब क्वेश्चन कैश बुक से सोल्व हो रहा है तो फ्लक्चुएट कौन करेगा, जिससे क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को उतने ही रुपए से फिर से डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो बैलेंस आपका पासबुक में है उस बैलेंस से बराबर पहुंचने के लिए मुझे कैश बुक के बैलेंस को भी उतने ही रुपए से माइनस करना पड़ेगा जितने रुपए का बैंक ने मेरे बिहाफ पर डायरेक्ट पेमेंट किया है। तो अब आप तीसरा क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अगर बैंक कोई डायरेक्ट पेमेंट कर देगा तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, मान लो 150 का बिल का जो मेरा पेमेंट हुआ। अगला आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि मेरे बैंक के खाते में किसी कस्टमर ने 2000 रुपए जमा करा दिए, जैसे ही पैसे जमा हुए पासबुक में 2000 का बैलेंस बढ़ गया बैंक खाते में, लेकिन इसका मुझे अंदाजा नहीं है। मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करूं, कैश बुक को भी 2000 से बढ़ा दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐड में आ जाता हूं मैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो आपको ऐड करने हैं 2000। ठीक है। अगला आता है हमारा, अगर कोई बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया और ड्यू डेट पर वो बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, मतलब सामने वाली पार्टी उसका ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करती है, तो जितना पैसा हमने बैंक से लिया बैंक हमारे खाते में से निकाल लेगा। तो बैंक हमारे खाते में से जैसे ही पैसा निकालेगा बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो डिसऑनर ऑफ बिल अगर कोई भी होगा तो बैंक हमारे खाते में से उतने रुपए डिडक्ट कर देगा। दोनों बैलेंस को बराबर करने के लिए क्या करें, कैश बुक को भी उतने ही अमाउंट से रिड्यूस किया जाए। लेस में लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड या लिख देते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मान लो वो 1000 रुपए का बिल था तो वो आपको माइनस करना है। नेक्स्ट है, मैंने बैंक को कह रखा है कि मेरे कोई भी बिल हो ये आपको मैंने दे रखे हैं, आप इसे जमा कर लें, ड्यू डेट पर आप इसका पेमेंट कलेक्ट कर लें और मेरे खाते में जमा कर लें। तो बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, अगर ऐसा कोई चीज है तो जैसे ही ड्यू डेट पर कोई बिल कलेक्ट होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर से इसे बराबर लाने के लिए कैश बुक को क्या करूं, प्लस करूंगा। ऐड में लिखेंगे बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक। मान लो 1000 का बिल था, वो 1000 का बिल यहां पर जमा हो गया। अब है लास्ट ट्रीटमेंट कि अगर कोई एरर या ओमिशन हमसे हो गई कि ऐसी कोई एंट्री थी
जो हम लिखना भूल गए, तो उसका इंपैक्ट आपको उसी अकॉर्डिंग चेक करना है कि उस एंट्री का एक्चुअल इंपैक्ट कहां पर हुआ। मान लो कि बैंक इंटरेस्ट की एंट्री हमें पता थी कि 100 रुपए का ब्याज आया, लेकिन हम उसे लिखना भूल गए, तो जैसे ही ब्याज आएगा बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बैंक उसे डालना नहीं भूलेगा, लेकिन हम लिखना भूल सकते हैं। तो ओमिशन जो हुआ वो हमारे एंड से हुआ, तो बैंक ने तो 100 रुपए का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, तो हम क्या करें, ऐसी गलतियां जो पासबुक में एंटर्ड है बट कैश बुक में नहीं है, वो एंट्रीज जो पासबुक में एंटर्ड है और कैश बुक में नहीं है, तो उसे कैश बुक में भी एंटर कर दिया जाए। तो अगर वो पासबुक में प्लस हुई है तो कैश बुक में भी प्लस होगी। तो इसी तरह से ऐसी कोई भी ओमिशन, ऑल दोज ओमिशंस और एरर्स जिनकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ा है, तो आपको कैश बुक में भी उसका बैलेंस बढ़ाना है, तो उतना अमाउंट आप यहां पर मेंशन करेंगे। ऐसे कोई भी ओमिशन या एरर जिनकी वजह से पासबुक का बैलेंस गिरा है, तो आपको अपनी कैश बुक के बैलेंस को भी गिराना पड़ेगा, वो आप यहां पर माइनस करेंगे। मान लो ऐसा कोई एरर और ओमिशन अभी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब मैं इसे फाइनल स्टेज पर ले जाना चाहता हूं और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कैसे बीआरएस प्रेजेंट किया जाता है, कैसे बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इन पर्टिकुलर एंट्रीज को आप डील करोगे, कैसे हम हर क्वेश्चन को अपने दो हाथ से सॉल्व कर पाएंगे कि इस रेस्पेक्टिव अमाउंट को ऐड करूं कि लेस करूं, वो आपको फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा। अब मान लो कोई ओमिशन नहीं है, ठीक है, ये जो ओमिशन का पार्ट लिखा है आपको समझाने के लिए है। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ओमिशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। ऐड वाले भी टोटल करते हैं, 2000, 4000, 5000, 150, ये हुआ 5150। माइनस वालों की टोटल करते हैं, 1000, 2000, 170, 2170, ये आपने माइनस किया। फाइनल बैलेंस निकाल रहे हैं अपन, 10,000 पॉजिटिव है, 5,150 पॉजिटिव है, लेकिन 2,170 नेगेटिव है। 10,000 प्लस 5150 माइनस 2170, फाइंड आउट करते हैं कितना आता है, 5,000, 2,000, 3,000, 3,000 माइनस 20 रुपए, तो 12,980 रुपए। ये हमारा बैलेंस होगा, वो क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरी पासबुक में बैलेंस आ रहा है, ये मेरी कैश बुक का बैलेंस है। इन कॉजेस की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच में, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी मेरे पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो यहां पर आ रहा है, वही एक्चुअली मेरी पासबुक में बैलेंस लिखा हुआ है, जो यहां है वही मेरी कैश बुक में बैलेंस लिखा हुआ है। दैट मींस मैंने इन दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लिया, और वही फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर ये क्वेश्चन पासबुक टू कैश बुक का होता, तो हमारे नजरिए से पासबुक फ्लक्चुएट करती, कैश बुक फिक्स रहती। बहुत सिंपल सा तरीका मैं यहां पर बता देता हूं, या इसको हम यहां समझे तो जो यहां पर ऐड हुआ है वो पासबुक टू कैश बुक वाले कंसेप्ट में लेस होगा। यही चीज है, एज इट इज सेम कंसेप्ट। मान लो ये लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसको हमने बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या किया, ऐड। अब मैं इसे यहीं पर वापस समझा देता हूं। अगर ये पासबुक टू कैश बुक का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जैसे ही चेक इशू किया आपने कैश बुक के बैलेंस को गिरा दिया। अभी क्वेश्चन आपका शुरू कहां से हो रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक से, तो फ्लक्चुएट कौन करेगा, पासबुक का बैलेंस, कैश बुक नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बराबर जाना है, तो क्या करूं, उतने रुपए से माइनस करूं। तो जितने रुपए के आपने चेक इशू किए, उतने ही रुपए से पासबुक के बैलेंस को भी गिराना पड़ेगा। तो वही हमने किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। वही अगर ये क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर होता और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना होता, तो हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड की जगह पर लेस करते, जिसका रीजन आपके सामने है। क्लियर? यही कंसेप्ट आपको पूरे चैप्टर में क्वेश्चन सोल्व करते वक्त अप्लाई करना है, जिसको सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो अगर मैं क्वेश्चन कैश बुक से पासबुक की तरफ सोल्व करता हूं
जो यहाँ किया हुआ है, कैश बुक से पासबुक की तरफ अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो व्हाटएवर द अमाउंट विच इज बीइंग एडेड इन द पासबुक, तो आपको कैश बुक में भी उसी अमाउंट के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा अमाउंट पासबुक में माइनस किया हुआ है तो आपको कैश बुक में भी उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल यहां दिखा देता हूं। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मेरे बैंक के खाते में 50 रुपए जमा हुए, मतलब पासबुक में वो 50 रुपए प्लस किए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में भी उसे प्लस करना पड़ेगा। वही हमने किया, बैलेंस एज पर कैश बुक में इस अमाउंट को ऐड किया। दूसरा एक माइनस का लेता हूं, बैंक ने हमारे खाते में से चार्जेस माइनस किए, तो पासबुक में वो रेस्पेक्टिव चार्जेस माइनस किए हुए होंगे, वही आपको कैश बुक में क्या करना है, माइनस। तो क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक में आपको क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट माइनस, तो यही हमने माइनस किया। अब आपके पास मैं आपको दो तरीके दे चुका हूं, या तो आप अपने दोनों हाथों को यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि एक हाथ फिक्स रहेगा, एक फ्लक्चुएट करेगा। जो फ्लक्चुएट करेगा वो वही हाथ होगा जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक फिक्स रहेगी, कैश बुक फ्लक्चुएट करेगी और बराबर आएगी। अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक फ्लक्चुएट करेगी और कैश बुक फिक्स रहेगी। इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस कंसेप्ट से कि अगर क्वेश्चन कैश बुक तो पासबुक की तरफ सोल्व करना है तो अगर कोई भी आइटम जो पासबुक में ऐड हो रहा है उसे आप ऐड करोगे, कोई भी आइटम जो पासबुक में लेस हो रहा है उसे आप लेस करोगे। यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, चाहे क्वेश्चन कैश बुक टू पासबुक की तरफ सॉल्व हो या पासबुक टू कैश बुक की तरफ। मान लो अगर ये बैलेंस आपको नेगेटिव दे रखा होगा तो मैं आप बुक के ऊपर मत जाना, आपको बुक के अंदर ये जो ऐड दिख रहे हैं ना सारे, ये आपको ये नेगेटिव बैलेंस के वक्त आपको ये सारे आइटम लेस में दिखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस उन्होंने नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में लिख रखा होता है। लेकिन मैं आपका कंसेप्ट कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, बैलेंस नेगेटिव है अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो आप इस बैलेंस को माइनस में लिखें। जो आपने समझा है कि वो प्लस होगा उसे वैसे ही प्लस करें, जो आपने समझा है कि वो माइनस होगा उसे वैसे ही माइनस करें, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। इंस्टेड ऑफ 12980 अब आपका आंसर चेंज होकर क्या मिलेगा आपको, मान लो ये -10,000 होगा, ये 5150 एज इट इज प्लस होता है, ये 2170 माइनस होता, तो आपको क्या आंसर मिलता, 12170 में से 5150 माइनस करना है तो 7020 रुपए। लेकिन बड़ा कौन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में है 12000 और प्लस में कितने हैं 5000, तो बड़ा कौन है माइनस। यहाँ ब्रैकेट लगता और आपको स्टेटमेंट यहाँ यही लिखना है, बैलेंस एज पर पासबुक। आपको नहीं लिखना ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ नहीं लिखना, स्ट्रेट एक ही चीज लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, आंसर आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि अगर नेगेटिव बैलेंस है तो अनफेवरेबल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर अगर आपको बैलेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव मेंशन करो, बाकी आइटम जो आपके ऐड होने थे वो ऐड में ही लिखोगे, जो लेस होने थे वो लेस में लिखोगे, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग करना है और आप इन दोनों के आंसर में वेरिएशन आपको नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बीआरएस के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की बाय यूजिंग माय कंसेप्ट ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स। वन इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एंड अदर वन इज कंसिडर्ड एज फ्लक्चुएटिंग हैंड। उसी अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई एम 100% श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझें, उसी अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करें कि उस क्वेश्चन का, उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। उस स्टेटमेंट का मीनिंग को अगर आप प्रॉपर कंसीडर कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपका 100% आंसर इन दोनों हाथों से आपको मिलेगा, आई एम 100% श्योर। तो आप इस कंसेप्ट को ढंग से सोच लें, समझ लें, देख लें और उसके बाद आप इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें। थैंक यू।